हेलो दोस्तों। इस महीने अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एल नीनो वॉच इशू किया है। ये इस बात का एक फॉर्मल सिग्नल है कि एल नीनो नाम के एक क्लाइमेट फिनोमेनन के बनने के लिए अब कंडीशंस फेवर में हैं। इसकी ऑपोजिट ला नीनिया, जिसने इंडिया में 2025 में एवरेज से ज़्यादा मानसून दिए थे, वो अब फेड हो रही है। अगस्त तक एल नीनो के कंडीशंस होने के 62% प्रोबेबिलिटी हैं। एल नीनो का इंडिया के वेदर पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून को डिस्टर्ब करता है, जिस पे इंडिया की बारिश डिपेंड करती है। इसके कारण हीट वेव्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और पावर ग्रिड पे भी प्रेशर पड़ता है। इसका इंडियन इकोनॉमी पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एल नीनो का इम्पैक्ट हर जगह नेगेटिव नहीं होता और लॉजिकली ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इससे एक्चुअली इंडिया के पावर सेक्टर को फ़ायदा होता है। एल नीनो का इम्पैक्ट कई हज़ारों किलोमीटर दूर शिले के कॉपर माइंस और अर्जेंटीना के सोयाबीन फील्ड्स पे भी पड़ता है, जिसका असर इंडिया के इकोनॉमी पे इंपोर्ट्स के थ्रू दिखता है। आज के इस वीडियो में हम एल नीनो के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एल नीनो एग्जैक्टली है क्या। इसके बाद हम इसका इंडिया के पावर सेक्टर पे इम्पैक्ट देखेंगे। एंड में हम एल नीनो का ग्लोबल इम्पैक्ट भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एल नीनो है क्या। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका लिटरल मतलब एक लिटिल बॉय या छोटा लड़का होता है, लेकिन ये बस नाम में छोटा है। इसका क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए आज एक ओशिनोग्राफी में लेसन लेते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग हवा गर्म पानी एशिया की तरफ लेके जाता है, जिससे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास के ईस्टर्न पैसिफिक रिलेटिवली ठंडे रहते हैं। पानी का यह बड़ा मूवमेंट दुनिया को पैसिफिक ओशन के दो टुकड़ों में बांट देता है। एक तरफ होता है वेस्टर्न पैसिफिक, ये एशिया पैसिफिक रीजन का गर्म हिस्सा होता है। धीरे धीरे गर्मी के कारण पानी इवेपोरेट होता है और मॉइस्चर में बदल जाता है। इसी के कारण जुलाई से सितंबर में इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया जैसे देशों में अनएक्सपेक्टेड बारिश होती है। ये देश इक्वेटर के पास होने के कारण भी ज़्यादा गर्मी रिसीव करते हैं। वहीं अमेरिका जैसी जगहों में ईस्टर्न पैसिफिक ठंडा और सूखा रहता है, ऑलमोस्ट ऑटम की तरह। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये इन सबको बिगाड़ देता है। एल नीनो में हर कुछ सालों में हवाओं का मूवमेंट वीक हो जाता है, गर्म पानी वापस ईस्ट चले जाता है और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के समुद्र के सरफेस का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। कभी कभी ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इवेंट्स में टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है। 1950 से लगभग 26 एल नीनो इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके कारण नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बारिश होती है, जबकि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ड्राई हीट वेव्स होने लगते हैं। एशिया पैसिफिक में सूखा पड़ जाता है और इसका असर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पे पड़ता है। तीनों देशों में नॉर्मल से कम बारिश होती है। वहीं अटलांटिक बेसिन में कैलिफोर्निया, अमेरिकन साउथ वेस्ट और अर्जेंटीना में तब बारिश होती है जब यूजुअली ऐसा नहीं होता। ला नीनिया इसकी दूसरी एक्सट्रीम है। यहाँ एशिया पैसिफिक रीजन्स का मॉइस्चर इतना गर्म हो जाता है कि इसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी से डील करना पड़ता है। इंडिया में रिसेंटली नॉर्मल से ज़्यादा मानसून ला नीनिया के कारण ही हुआ था। इसके कारण कई केसेस में ओवरफ्लोइंग भी हो गई थी। अब इसे क्लाइमेट चेंज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों हीट फ्लोज के फिजिक्स का इम्पैक्ट है। लेकिन भले ही क्लाइमेट चेंज इसका कारण ना हो, क्लाइमेट चेंज के कारण इन दोनों का इफेक्ट बढ़ सकता है। इंडिया के लिए एल नीनो का सबसे तुरंत दिखने वाला इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे पड़ता है। 2023-24 के एल नीनो इवेंट के कारण इंडिया ने अपना सबसे गर्म साल एक्सपीरियंस किया। एवरेज टेम्परेचर्स 1991 to 2020 के बेस लाइन से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा थे। जैसे दिल्ली के मुंगेशपुर एरिया का टेम्परेचर पहली बार 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए कई लाखों घरों में एसीज और कूलर्स को फुल कैपेसिटी पे चलना पड़ता है, वो भी कई हफ्तों तक। मतलब पावर डिमांड बढ़ता है। इंडिया का पीक पावर डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। 2015 में ये 154 गीगावाट था, 2024 तक ये 246 गीगावाट तक पहुंच गया। मतलब 10 साल से कम में ही 59% की बढ़त। इस समर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 270 गीगावाट का पीक डिमांड एक्सपेक्ट किया है। ये हमारे ऑल टाइम हाई से एक 8% का जंप होगा। अप्रैल टू जून 2024 के पीक हीट वेव मंथ्स में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पिछले साल के सेम पीरियड से 10.8% ज़्यादा थी। इस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज में सिर्फ मई में एसीज का कंट्रीब्यूशन ही ऑलमोस्ट 1/3 था। एल नीनो हमारे पावर डिमांड को दो तरीकों से इम्पैक्ट करता है। डिमांड साइड पे समर्स में गर्मी बढ़ने से कूलिंग लोड बढ़ता है, मतलब हमारे एसीज और कूलर्स के कारण ग्रिड पे लोड बढ़ता है।
सप्लाई साइड पे मॉनसून वीक होने के कारण जिन नदियों और रिजर्वायर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स डिपेंड करते हैं वो सूखने लगते हैं। 2024 के फर्स्ट हाफ में हाइड्रो जनरेशन ईयर ऑन ईयर 8% कम हुआ क्योंकि एल नीनो के कारण नदियों में पानी कम हो गया था। इसे कोल से सेट ऑफ किया गया। कोल फायर्ड पावर जनरेशन 2024 के फर्स्ट हाफ में 10% बढ़ा और गैस फायर्ड आउटपुट 50% बढ़ा। एल नीनो का हमारे पावर सेक्टर पे एक वन साइडेड इम्पैक्ट पड़ता है। यह हमारा पावर डिमांड बढ़ाता है और इसके कारण हमें कोल और ऑयल एंड गैस जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में सोलर पावर के कारण सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। ऐसा कैसे? देखो, वीक मॉनसून मतलब गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे मेजर सोलर जनरेटिंग स्टेट्स में कम बादल होंगे। 2025 के नॉर्मल से ज्यादा मॉनसून के दौरान सोलर एनर्जी का पावर पर यूनिट एरिया या इरेडियंस इन एरियाज में लॉन्ग टर्म एवरेजेस के कंपैरिजन में 3 to 10% कम हुआ। लेकिन एक एल नीनियो ईयर में सन के ऑलमोस्ट पूरा दिन बाहर होने से एनर्जी का सरप्लस हो सकता है। ला नीनिया ईयर्स में सिचुएशन पलट जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कोल जनरेशन सिर्फ 2.8% ग्रो हुआ। ये कोविड के बाद का स्लोएस्ट ग्रोथ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रो आउटपुट और रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ ने ज्यादातर बेस लोड में ग्रोथ अब्सॉर्ब कर लिया था। एल नीनियो थर्मल पावर सेक्टर को एक विंडफॉल देता है, लेकिन ला नीनिया इस विंडफॉल को वीक कर देती है। पावर ग्रिड के अलावा इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट पे भी एल नीनियो का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ICR-IER का हिस्टोरिकल डेटा 1951 तक जाता है और ये दिखाता है कि 15 में से 11 मॉडरेट से सिवियर एल नीनियो ईयर्स में इंडिया का एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हुआ। इन सालों में मॉनसून रेनफॉल 9.7% कम हुई और खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 5.7% कम हुआ। वैसे एल नीनियो का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के मॉनसून के अलावा पूरे ग्लोब में फैलता है। ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल आउटपुट और कमोडिटी प्राइसेस को शेप करता है। इन ग्लोबल चेंजेस का इम्पैक्ट भी इंडिया तक हमारे इंपोर्ट्स के थ्रू आ जाता है। हम इन इफेक्ट्स को इस हिसाब से डिवाइड करेंगे कि कौन से रीजन्स एल नीनियो के कारण सूखा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कौन से रीजन्स में ज़्यादा बारिश हो रही है। जिन रीजन्स में सूखा पड़ता है वहाँ इंडिया जैसी सिचुएशन देखी जाती है। हार्वेस्ट वीक होती है जिसके कारण फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक आउटपुट भी कम हो जाता है और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस बढ़ जाता है। 1970s से होने वाले एल नीनियो के एक एनालिसिस के हिसाब से एल नीनियो ईयर्स में फूड कमोडिटी प्राइसेस एवरेज में 5% बढ़ जाते हैं और इसका इम्पैक्ट 6 to 16 मंथ्स तक चलता है। और फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर होते हैं। एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ ही जाते हैं क्योंकि इंडिया जैसे ही जिन रीजन्स में सूखा पड़ता है उनमें हाइड्रो पावर वीक हो जाता है और इसके बदले कोल और क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। इंडिया के लिए बढ़ते फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट्स पे बहुत जोर से पड़ता है। फूड इंडिया के CPI बास्केट का लगभग आधा होता है। ये एडवांस इकोनॉमी से भी ज़्यादा है और इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे दूसरे बड़े डेवलपिंग देशों से कंपेयर किया जा सकता है। इंडिया ज़्यादातर पाम ऑयल इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। तो जब सुमात्रा में सूखा पड़ने के कारण इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत जल्द इंडियन कस्टमर्स पे पड़ता है। इंडोनेशिया का माइनिंग सेक्टर भी एल नीनियो के सूखे से डील करता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है और इसका माइनिंग हाइड्रो पावर पे बहुत डिपेंड करता है। जब नदियों का पानी कम होता है तो पावर आउटपुट कम होता है और निकल प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इससे निकल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया के पास बहुत कम खुद का निकल है और ऐसे सिचुएशन में हम हायर इंपोर्ट प्राइसेस पे डिपेंड करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश के कारण भी इकोनॉमिक इफेक्ट्स दिखते हैं। US में एल नीनियो के कारण कैलिफोर्निया में बारिश होती है जहां ज़्यादातर सूखा पड़ा रहता है। इससे आलमंड, एवोकाडो और लाइम जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को फायदा होता है। US के ईस्ट कोस्ट में भी नॉर्मल से कम हरिकेन्स होते हैं। IMF के हिसाब से US उन कुछ बड़े देशों में से एक है जिसके GDP पे एल नीनियो का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसा ज़्यादातर इन एग्रीकल्चरल और स्टॉर्म सीजन चैनल्स के कारण ही होता है। अर्जेंटीना को भी मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन से फायदा होता है। यहाँ ज़्यादा बारिश के कारण सोयाबीन हार्वेस्ट बढ़ता है। अर्जेंटीना अपने सोयाबीन का लगभग 95% एक्सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा हार्वेस्ट से ग्लोबल सोयाबीन प्राइसेस कम रहते हैं। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि हम सोयाबीन ऑयल के मेजर इंपोर्टर्स हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश हमेशा अच्छी भी नहीं होती। कुछ केसेस में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरी तरह रोक देती है। जैसे एल नीनियो के कारण चिले के ड्राई और डेजर्ट से भरे पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है। यहाँ चिले के सबसे बड़े कॉपर डिपॉजिट भी हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों पे ज़्यादा पानी के कारण इन माइंस को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है और ये बंद भी हो जाते हैं। इसके कारण ग्लोबल कॉपर प्राइसेस बढ़ते हैं। ये इंडोनेशिया के माइनिंग सेक्टर के सिचुएशन का उल्टा है। इंडिया के पास अपने कॉपर रिजर्व्स नहीं हैं
और अगर हमें केबल्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कॉपर की ज़रूरत पड़ती है तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। ओवरऑल एल नीनियो का इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर पे पड़ने वाला हिट एक प्रेडिक्टेबल चेन फॉलो करता है, और क्योंकि फूड इंडिया के सीपीआई का ऑलमोस्ट आधा है, ये इम्पैक्ट काफ़ी तेज होता है। ग्लोबल कमोडिटी का इम्पैक्ट इंपोर्ट्स के थ्रू दिखता है। हिस्टोरिकली इंडियन ओशन डाइपोल या आईओडी नाम का एक क्लाइमेटिक फिनोमिनन एल नीनियो को काउंटर करता है, मतलब ये इसका इम्पैक्ट कम करता है। एल नीनियो पैसिफिक ओशन के थ्रू काम करता है, लेकिन आईओडी इंडियन ओशन के आसपास के रीजन्स में ही काम करता है। हम इसे अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव आईओडी मतलब अच्छे इंडियन मॉनसून्स होते हैं और नेगेटिव आईओडी मतलब एल नीनियो का ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हम एल नीनियो का इम्पैक्ट रोकने के लिए पूरी तरह से आईओडी पे डिपेंड नहीं कर सकते। इरिगेशन एग्रीकल्चरल डैमेज को रोकता है। 1965 में 18.2% मॉनसून डेफिसिट के कारण फूड ग्रेन प्रोडक्शन 19% कम हो गया, लेकिन 2015 में ऐसे ही एक 13.8% मॉनसून डेफिसिट के कारण बस 0.2% का फॉल हुआ। इसका कारण 1965 से 2015 के 50 सालों में इरिगेशन कवर 21% से 53% तक बढ़ा। पावर की बात करें तो एल नीनियो के कारण हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर वीक होता है और हमारा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस बढ़ता है, लेकिन हमारे सोलर बिल्ड आउट के कारण हमारे डिपेंडेंस कम हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार एल नीनियो का इंडिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे आपको लगता है कि इम्पैक्ट और पड़ सकता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।